नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। देश में चुनाव हो और जाति, धर्म, आरक्षण जैसे मुद्दे हावी ना हो, भला कैसे ये हो सकता है। राजनीति की पिच पर ये वो स्ट्रोक्स हैं जिनके जरिए हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोटों के रन बटोरने की कोशिश करती है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में जाति, धर्म और आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से हावी है। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की मंशा रखने का आरोप लगातार लगा रही हैं। और इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों ने चुनावी घमासान में एक अलग रंग भर दिया है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बाकी अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। लोगों के मन में भय है कि चुनाव खत्म हो जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। चुनाव में जारी हिंदू मुसलमान आरक्षण पर शुरू घमासान। लोकतंत्र संविधान पर सवाल, चुनाव में देश बचाने का ख्याल। चुनाव में शुरू कास्ट किस्सा, कैसे मिले विकास का हिस्सा। राजनीति की पिच पर धर्म और जाति की गुगली हर बार असरदार रही और लोकसभा चुनाव में भी पार्टियां जाति और धर्म के सहारे दिल्ली तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में जुटे। चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने विपक्ष में रहते हुए जाति जनगणना करवाकर राजनीति करवाई, तो बीजेपी ने नई संसद का श्री गणेश महिला आरक्षण बिल पास करके किया। और अब चुनाव के बीच में लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के साथ साथ आरक्षण पर भी खतरे की आवाज उठने लगी। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष के इन तमाम हमलों की काट निकालने के लिए अपनी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देकर जिस तरीके से कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई, अब बीजेपी ने विपक्ष की इसी ताकत को हथियार बनाकर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले जिस आरक्षण को लेकर बीजेपी ने हमले की रणनीति बनाई है, उससे कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 5 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल सहित जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी संख्या में रहती है। बीजेपी नेता चुनावी सभाओं में मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण को ओबीसी समाज के हितों पर चोट करार दिया। इससे चुनावी माहौल में गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था
गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटका का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। आपको बता दें कि मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा है कि कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी समुदाय के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कर्नाटक में सरकार ने ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण का विभाजन इस तरह से किया है कि उससे पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने लगा है, जबकि ओबीसी समुदाय की ही मानी जाने वाली कई जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में ओबीसी समुदाय को 32% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इस आरक्षण को 4 अलग अलग उप श्रेणियों में बांट दिया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी ए, श्रेणी बी और तृतीय बी के रूप में ओबीसी आरक्षण की 4 अलग श्रेणियां बना दी गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक श्रेणी ए में 95 जातियों को शामिल किया गया है। 95 जातियों में 17 जातियां मुसलमानों की शामिल हैं। द्वितीय ए श्रेणी में 103 ओबीसी जातियों को रखा गया है, लेकिन इसमें भी मुसलमानों की 19 जातियां शामिल हैं। आयोग के अनुसार पूरे मुस्लिम समाज को कर्नाटक में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण का मुद्दा सामने आने के बाद पीएम मोदी के हमले ने कांग्रेस को परेशान किया है। पीएम मोदी के आरोपों का कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जवाब दिया। सिद्धरामैया ने पीएम मोदी के आरोपों को सरासर झूठ बताते हुए कर्नाटक में आरक्षण फॉर्मूले का बचाव किया। According to Article 15 and 16, those who are not got the opportunities and those who are backward, socially, educationally backward, such people are entitled for the reservation. That's the constitution. There is no mention of Hindu or Muslim or Sikh or any. All citizens of the country are entitled for the reservation as per the Article 15 and 16. So, Mr. Narendra Modi ji is lying in order to polarize the votes. He is making this statement. He is desperate. हालांकि देश में कर्नाटक समेत 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया। इनमें केरल और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। इसके अलावा इस सूची में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है। खासतौर से तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार मुस्लिमों के लिए ओबीसी की उप श्रेणी में फिक्स 4% आरक्षण को बढ़ाकर 12% करना चाहते थे। इसके लिए विधानसभा में उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया था, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सवाल खड़े होने के बाद घिरी कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की बात को लेकर मोदी सरकार पर हमला शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से साफ हो गया है कि उनका मकसद संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़ों के साथ आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करने का है। राहुल गांधी ने बयान से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने लिखा, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती।
संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पलटवार किया। अमित शाह ने राहुल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा है दूसरों का हक मुसलमानों को देना। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी है। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण का मुद्दा चला तो ये दूसरे वर्गों को एकजुट करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि बीजेपी सोची समझी रणनीति के साथ इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही। खासकर यूपी, बिहार, बंगाल में इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है, जहां की सीटें इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोग वोट कर रहे हैं और अपने मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में भय है कि चुनाव खत्म हो जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये तीन बड़ी चिंता देश के लोगों के मन में है। खुद मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, चुनाव खत्म होगा। ये बात अमित शाह जी के बाद से सामने आती है। वो कहते हैं 50 साल तक, अगले 50 साल तक हम राज करेंगे। ऐसा क्या फार्मूला है भाई, आप 50 साल तक राज करेंगे? संविधान खत्म हो जाएगा, इनके खुद के नेता बोल रहे हैं। एक तरफ देश में इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि अगर फिर से मोदी जी आ गए तो संविधान को भी खतरा है और आरक्षण को भी खत्म किया जा सकता है। आप तो कल प्रधानमंत्री के मन से कसम खा रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को पुनः दोहराया और मैंने इस बात को दोहराते हुए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ही स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि ना संविधान पर ना ही आरक्षण पर। उसके बाद मैंने जरूर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की
कसम खाते हुए अपनी तरफ से भी लोगों को यह विश्वास दिया। सही मायनों में जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो लोग जब संविधान और आरक्षण को समाप्त करने का डर दिखाते हैं, ये गारंटी चिराग भी लेता है। एक हुकुमशाह होने से अच्छा है इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। जातिवाद, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव सबके खिलाफ हूँ। ये मेरा निजी मत है कि जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको ऊपर लाया जाना चाहिए। सबको एक समान, एक दृष्टि से देखना चाहिए। वो भाषण अगर उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखो तो वो भाषण मेरा 1 साल पहले का है। वो तब का है जब मैं कांग्रेस के साथ था। और इनकी जो सामंतवादी सोच है, परिवारवादी सोच है ना, ये अपनी सोच को बदलें। चुनाव शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बड़ा दांव खेला। संसद से महिला आरक्षण बिल को पास करवा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे को फंसाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे के फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट की किस्मत तय करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। हकीकत यह भी है कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए पास हुआ महिला आरक्षण बिल इस साल चुनाव में सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने की, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव से ऐन पहले महिलाओं को तोहफा देते हुए बिल को पास करवा लिया। महिला आरक्षण बिल के इतिहास पर गौर करें तो देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 में पहली बार संसद में इस बिल को पेश किया। संयुक्त समिति के पास इसे भेजा गया। सरकार गिरने से बिल लैप्स हो गया। वाजपेयी सरकार में 26 जून 1998 को 12वीं लोकसभा में बिल फिर पेश हुआ। आरजेडी सांसद ने बिल को फाड़ा। सरकार गिरने से बिल लैप्स। वाजपेयी सरकार में 22 नवंबर 1999 में 13वीं लोकसभा में एक बार फिर बिल को पेश किया गया। बिल पर नहीं बन पाई सहमति। सरकार गिरने से बिल लैप्स। वाजपेयी सरकार में 2003-2004 में लोकसभा में 2 बार बिल पेश हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन के बावजूद बिल पास नहीं हुआ।
मनमोहन सरकार में 6 मई 2008 को बिल पहली बार राज्यसभा में पेश हुआ। कानून और न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। मनमोहन सरकार ने 9 मई 2010 में बिल दूसरी बार राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा से बिल पास कराने में सरकार कामयाब हुई। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही। 2019 के चुनावों में भी ऐसे ही चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि उस समय पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि आरक्षण खत्म करने का उनकी सरकार का कोई इरादा नहीं। लेकिन इस बार ये मुद्दा पीएम मोदी के नारे अब की बार 400 पार के साथ चर्चा में। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान की राजनीति की जड़ों में जाति धर्म के साथ आरक्षण भी बेहद मजबूती के साथ जमा हुआ है और किसी भी दल के लिए आरक्षण से छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।